मैं महिमा आज आपको सुनाऊंगी मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी नैहर छूटा जाए। गाड़ी जैसे ही स्टेशन में प्रवेश करने को हुई, मेरी कल्पना में भैया का पत्र फिर घूम गया। दीदी, पिछले 8 साल से तुम मेरा निमंत्रण टालती जा रही हो। शायद माँ और बाबूजी के साथ मैं अपनी बहन को भी खो बैठा हूँ। खैर, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी गृहस्थी ना सही, पर अपनी जन्मभूमि का आकर्षण तुम्हें यहाँ खींच लाएगा, ऐसी आशा है। इस पत्र को अल्टीमेटम समझना। तुम्हारा भैया। घर की दिनों दिन बढ़ती जिम्मेदारियों ने मुझे ऐसा जकड़ लिया था कि किसी तरह जाना ही ना हो सका था। इस बार उसके पत्र ने मजबूर कर दिया और सभी झंझटों को पीछे ठेलकर मैं चल पड़ी। गाड़ी जब रुकी तो मेरे मन में वही उमंग थी जो शादी के बाद पहले पहले पीहर आने पर होती है। मैं चलती ट्रेन से ही भैया को देख रही थी। रुकते ही कंपार्टमेंट में आकर उसने मेरे पैर छुए और हम लोग हाथ पकड़े पकड़े ही उतर गए। पर मन में कुछ खटका अवश्य। पहले तो वह मुझसे लिपट जाता था। उसी समय 2 चपरासियों ने मेरा सामान उठा लिया और मुझे स्मरण हो आया कि अब वो पुराना भैया तो नहीं है जो दोस्तों की टोली लेकर मुझे लेने आया करता था। आज तो वह एक जिम्मेदार अफसर है। स्टेशन भीतर बाहर से बहुत कुछ बदला हुआ था, पर ऐसा भी नहीं था कि पहचाना ही न जा सके। पुरानी स्मृतियों में डूबती उतराती मैं कार में बैठ गई। भैया ने कुछ बोलना चाहा, पर मेरे असंगत उत्तरों से उसने शायद मेरी मन स्थिति भांप ली और फिर वह चुप ही रहा। कार कोलतार की सड़कों पर फिसलने लगी और उसके साथ ही मेरा मन भी फिसलता हुआ समय के उस पार पहुंचकर स्मृतियों की दुनिया में खो गया। तंग गली के मोड़ पर तांगा खड़ा है। बाबूजी तांगे वाले को पैसे दे रहे हैं, भैया सामान लिए चल रहे हैं और उनके पीछे मैं। मेरे आने की खबर तेजी से फैल जाती है और कई जोड़ी आंखें घरों के दरवाजों, खिड़कियों और छज्जों से मुझे घूरने लगती हैं। भगत जी मिलते हैं और आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं। माथुर चाची खिड़की से ही कुशल क्षेम पूछ लेती हैं। चौबे जी की मुन्नी पप्पू को मेरी गोद से छीनकर भाग जाती है। पड़ोस के रामू दादा चिल्लाकर पूछते हैं, क्यों री लाडो, यह कितने नंबर का पार्सल है? उनके इस प्रश्न पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। माँ दरवाजे पर खड़ी हैं, मुझसे लिपट जाती हैं। हम दोनों के आंसुओं में बिछुओं की व्यथा अधिक है या मिलन का आनंद, कहना कठिन है। बाबूजी जीती रहो कहते हुए एक ओर चले जाते हैं। आओ दीदी। मैं चौकी और वर्तमान में आ गई। गाड़ी एक शानदार कोठी के सामने खड़ी थी और भैया मुझसे उतरने के लिए कह रहा था। तंग गली का वह पुराना मकान यदि कठोर यथार्थ था तो भैया का यह नया घर स्वप्न की तरह सुंदर। दरवाजे पर ही रीता भाभी खड़ी थी। शादी के 10 साल उनके सौंदर्य और सुकुमारता में कोई अंतर नहीं ला पाए थे। सुंदर उद्यान से घिरे उस भव्य भवन के द्वार पर भी किसी कलात्मक प्रतिमा सी लग रही थी। बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ उन्होंने मुझसे नमस्ते की। रीता, तुम दीदी के नहाने खाने का प्रबंध करो, मैं ऑफिस जाता हूँ। अच्छा दीदी, शाम को मिलेंगे, कहता हुआ भैया सीढ़ियां उतरकर गाड़ी में बैठ गया। चपरासी आगे पीछे दौड़ रहे थे। काश माँ और बाबूजी यह सब देखने के लिए जीवित रहते। यह सब मंत्रमुग्ध सी मैं तब तक देखती रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर एकाएक अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगी, जैसे कोई नन्ही बच्ची भीड़ में खो गई हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैं तो अपने पीहर आई थी, अपने इकलौते भाई के घर। वह बेचारा मेरी एक एक इच्छा पूरी करने के लिए भाग रहा था। दोनों भतीजे अपनी किलकारियों से मेरा मन पुलकित कर रहे थे। रीता बेचारी तो बिछी जा रही थी। सारे घर के लिए मैं एक सम्मानित अतिथि थी और यही बात मेरे हृदय को आघात पहुंचा रही थी। मैं वह रज्जो नहीं थी जिसके लिए तवा उतारने से पहले मीठा चीला बनाना मां न भूलती थी। वह बिटिया नहीं थी जिसके लिए सेबधानी की पड़िया लाने की बात बाबूजी को 100 कामों के बीच याद रहती थी। वह रजनी भी नहीं थी जिसके लिए माथुर चाची आंवले का अचार और पंडिताइन मौसी उड़द के पापड़ अवश्य भेजती। अब मैं वह दीदी क्यों नहीं थी जिसके लिए खट्टी इमली से भैया घर भर देता था। भैया तो सचमुच अब बहुत ही बदल गया था। यह बात नहीं कि वह मेरी उपेक्षा करता हो। वह तो बेचारा ऑफिस से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौट आता और अधिक से अधिक समय मुझे देने का प्रयत्न करता। हम दोनों के बीच एक अदृश्य सा तनाव बन गया था। कभी मैं सोचती, क्या वही बदला है? समय के चक्र ने मुझे क्या अछूता ही छोड़ दिया है? एक रात खा पी कर बैठे थे कि भैया ने मेज पर एक बड़ा सा नक्शा फैलाते हुए कहा, दीदी एक मकान बनवाने की सोच रहा हूँ इसी शहर में। माँ की भी यही इच्छा थी। मकान? इसी शहर में? माँ की इच्छा थी।
सुनकर मन को न जाने कैसा लगा। अपना पुराना अंधेरा सीलन भरा मकान याद आया, जिसमें माँ ने अपने जीवन के 28 वर्ष काट दिए थे, शायद ऐसे ही किसी सुंदर घर का सपना देखते हुए। हाँ तो दीदी, बगीचे के ठीक बाद यह हॉल होगा और इसके पास ही यह लेडीज ड्राइंग रूम, ठीक है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, मैंने कहा। पर इस समय मैं तो अपने 2 कमरों के मकान के बारे में सोच रही थी। बाहर वाले कमरे में फर्नीचर के नाम पर होती थी एक मेज, एक टीन की कुर्सी और स्टूल। जब बैठने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती तो संदूक और खिड़की से भी काम चलाया जाता। और लेडीज ड्राइंग रूम, इसकी तो कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। दोपहर को सब अपने अपने दरवाजे में आ जाती, कोई बुनाई लेकर तो कोई सिलाई लेकर, कोई चावल बीनती तो कोई सब्जी साफ करती। इस तरह बातें भी होती और काम भी। निमंत्रण कभी भी आनंददायक नहीं होते थे, क्योंकि तब उन घरों के अभाव उभर कर सामने आ जाते। और दीदी, यहाँ बच्चों का स्टडी रूम रख दिया है, बगीचे का व्यू भी रहेगा और किसी तरह का डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। हाँ, पढ़ते समय डिस्टरबेंस तो होना नहीं चाहिए। और मेरी कल्पना में हमारा रसोई घर घूम गया। एक और पलंग पर दमे की मरीज दादी सोई रहती और दूसरी ओर माँ खाना पका रही होती। कमरे के बीचों बीच संदूक पर किताबें रखकर हम दोनों भाई बहन पढ़ते रहते। दादी की खांसी, बर्तनों की खड़खड़ाहट और गली का शोरगुल, इन सब के बीच भी जब भैया हर बार फर्स्ट आता था तो हम सबके कलेजे गजगज भर के हो जाते थे। वह समझ रहा था कि मैं सिर हिला रही थी, पर कितना समझ रही थी इसे तो ईश्वर ही जानता है। उसी रात मेरे कानों में भनक पड़ी, हर किसी को क्यों प्लान दिखाया करते हैं आप? कोई जरूरी है कि सभी को उसमें दिलचस्पी हो? हर किसी को कौन दिखाता है? दीदी को तो दिखाना ही चाहिए, उसे तो इस बात का सबसे ज्यादा अरमान है। खाक है, आप तो इतनी बारीकी से समझा रहे थे, पर उसमें उनका जरा भी ध्यान नहीं था। रीता भुनभुनाई, सच कितनी बेवकूफ बनती जा रही थी मैं। हरदम अतीत के खोल में दुबका रहना क्या अच्छा लगता है? धीरे धीरे मेरे जाने का दिन निकट आता गया और जब एक ही रात बाकी रह गई तो मेरा मन अनायास भारी हो उठा। भैया दफ्तर से काफी जल्दी लौट आया था और हम लॉन में बैठे गपशप कर रहे थे। रीता अंदर रात के विशेष भोज की तैयारियों में व्यस्त थी। एकाएक भैया बोला, दीदी घूमने चलती हो? मेरे हाँ कहते ही वह उठ खड़ा हुआ। उसने न मुझे कपड़े बदलने दिए, न खुद ही कपड़े बदले और न रीता को साथ लेने दिया। शोफर ने गाड़ी के लिए पूछा तो मना कर दिया। बंगलों से घिरी हुई उस सड़क पर हम दोनों की घरेलू पोशाक बड़ी अटपटी सी लग रही थी। भैया ने शीघ्र ही एक तांगा कर लिया और मैं एक मानसिक बोझ से मुक्ति पा गई। तांगे में बैठते ही फिर परेशानी सामने आई। बातचीत का कोई सूत्र हाथ नहीं आ रहा था। यद्यपि मन में असंख्य बातें उमड़ रही थीं। अचानक भैया ने कहा, दीदी कुल्फी खाओगी? यहाँ सड़क पर? मैंने कहा। मुझे याद आया कि बचपन में कुल्फी खाना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुआ करती थी। अब तो रीता रोज ही बच्चों के लिए फ्रिज में दूध के कटोरे भर कर रख देती है। कुछ चीजें तो सड़क पर ही खाने की होती हैं। कुल्फी वाले को पैसे देते हुए भैया बोला, बरसात में सड़क के किनारे सिकते भुट्टों की सुगंध से मुंह में पानी भर आता है ना? फिर तो भुट्टों की सुगंध और कुल्फी के स्वाद ने मिलकर एक अनोखा जादू कर दिया। भैया की बाणी ऐसे फूट निकली जैसे बांध टूट पड़ा हो। मार्ग में पड़ने वाली हर इमारत, हर पेड़, हर दुकान से उसकी कोई न कोई स्मृति जुड़ी थी। उसे सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था। बोर हो गई दीदी? वह जैसे होश में आकर बोला, बात यह है कि जब से माँ नहीं रही कई बातें अनकही रह गई हैं। रीता से तो यह सब कहने में मजा ही नहीं आता। वह बेचारी तो मेरे अतीत की कल्पना भी नहीं कर सकती। तांगा रुक गया था और भैया ने मुझे उतरने का संकेत किया। यहाँ क्यों? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम यहाँ आए बिना ही लौट जाती तो न तुम्हें सुख होता और न मुझे, ठीक है ना? और हम दोनों हंस दिए। हमने गली में प्रवेश किया। समय ने उसके ढांचे को जरा भी नहीं बदला था। बदले थे तो सिर्फ वहां के निवासी, जो तब जवान थे अब बूढ़े हो गए थे और अपनी धुंधली आंखों से हमें पहचानने की कोशिश कर रहे थे। माथुर चाची की खिड़की आते ही हठात ध्यान उस ओर चला गया। वे बदस्तूर वहां पर खड़ी थी। बहुत देर में मुझे पहचान पाई। फिर रज्जो कहकर इस जोर से चीखी कि रास्ते चलने वाले हमें घूरकर देखने लगे। उनकी बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता था बुढ़ापे ने उनकी जबान को और तेज कर दिया है। उनसे पीछा छुड़ाकर आगे चले तो तरकारी का थैला लिए रामू दादा मिल गए। हम लोगों ने नमस्ते की तो कुछ देर हमें देखते रहे। फिर मेरे सिर पर चपत मार कर साबित कर दिया कि वे हमें भूले नहीं हैं।
खींचकर घर ले गए और चाय पिलाई। उनके घर से हमारा पुराना मकान दिखाई पड़ता था, जहां नए किराएदारों के बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियों में हमारा बचपन जाग रहा था। मकान मालिकन हमेशा की तरह उन बच्चों को कोस रही थी। मैंने भैया के कान में कहा, तुम जब अपने घर का मुहूर्त करो तब उस बुढ़िया को अवश्य बुलाना। अंत में पहुंचे पंडिताइन मौसी के घर। मौसी के बाल सन की तरह सफेद हो गए थे, पर उन पर वह शीश फूल अभी चमक रहा था। वह उनका एकमात्र गहना था जो किसी जजमान की स्त्री ने पुत्र जन्म की खुशी में दिया था। बचपन में भैया अक्सर उसी से झूल जाता था। तब वे कहती, अरे छोड़ दे रे दुष्ट, मरूंगी तो ये तेरी बहू को ही दे जाऊंगी। मैंने अपनी कल्पना में रीता को वह शीश फूल लगाए देखा और मुझे हंसी आ गई। मौसी की दशा विचित्र सी हो गई थी। हर्ष और शोक दोनों से बेहवल होकर उन्होंने हमें चिपटा लिया। हम तीनों इस तरह रोए मानो माँ का कल ही देहांत हुआ हो। बड़ी देर बाद वे संभल पाई, बोली, बेटा किसी दिन बहू को भी लेते आना, देखकर आंखें ठंडी कर लूं। मैंने भैया की रक्षा करते हुए कहा, मौसी किसी दिन अपने लड़के का महल भी तो देखाओ, और विस्तार से उन्हें भैया की वैभव गाथा सुना दी। वे भी रस ले लेकर सुनती रहीं और बलाएं लेती रहीं। हम लोग जब गली से बाहर आए तो मन बड़ा हल्का हो रहा था। इसलिए नहीं कि पुराने लोग मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि उनके माध्यम से हम दोनों भाई बहन वर्षों की दीवार चीरकर फिर से एक मन एक प्राण हो सके थे। चौराहे पर मन्ना लाल हलवाई की दुकान पर जब भैया रुका तो मैंने कहा, हद है भैया, अब भी क्या पेट में जगह रह गई है? अरे दीदी, मिठाई तो मैं अपने प्यारे जीजा जी के लिए ले रहा हूँ, जिनकी तौन ससुराल की मिठाई के अभाव में दुबला रही होगी। शैतान, मैंने कहा, पर उसने हंसते हुए एक गुलाब जामुन मेरे मुंह में ठूंस दिया और मेरी साड़ी के पल्लू से ही हाथ पोंछ लिए। दोस्तों, अभी आपने सुनी मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी नए हर छूटा जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।